हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है इस वन शॉट रिवीजन सीरीज के अंदर, सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, डेफर्ड टैक्सेस या टैक्सेस ऑन इनकम। बड़े सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कब डीटीए कब डीटीएल। आज की इस वन शॉट रिवीजन में हम ये सारी क्वेरीज आपकी जो है रिजॉल्व कर देंगे कि कब डीटीए बनाना है, कब डीटीएल बनाना है, कब क्या कैसे है। अगर किसी को इन डेप्थ जानना है, मैं पहले एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं, अगर किसी को इन डेप्थ जानना है तो जो दूसरी वीडियोस हैं डेफर्ड टैक्स की, जिसके अंदर बिल फ्रॉम वेरी बिगिनिंग हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट करा हुआ है, वो देखें। ये एग्जामिनेशन अप्रोच वाली वीडियो रहेगी। इसके नाम थॉरली कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस करके चलेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। एक पन्ने के अंदर ये सारे डेफर्ड टैक्स के कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं। क्या सिर्फ एक पेज के अंदर आ गए? हाँ जी, सारे एक पेज के अंदर हैं। वो एक पन्ने से आपका पूरा AS 22 रिवाइज हो जाएगा। तो कहने की बात एक ये है कि डेफर्ड टैक्स में टैक्स एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? टैक्स एक्सपेंस होता है टोटल ऑफ करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स क्या होता है? जो टैक्स आप लॉ के हिसाब से पे करते हो, जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब जब नया एक्ट आ जाएगा तो उसके हिसाब से जो आप पे करोगे वो आपका करंट टैक्स बन जाएगा। फिर होता है डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स जो आप AS 22 के हिसाब से निकालते हो वो आपका डेफर्ड टैक्स होता है। डेफर्ड टैक्स किस पे निकलता है? डेफर्ड टैक्स निकलता है टाइमिंग डिफरेंसेस पे। टाइमिंग डिफरेंसेस कौन से डिफरेंसेस होते हैं? वो डिफरेंसेस जो अकाउंटिंग इनकम बोले तो पीबीटी, और टैक्सेबल इनकम जो आप इनकम टैक्स के हिसाब से पीजीपीपी में निकालते हो ना, टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम, उसकी बात हो रही है। तो अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम के अंदर जो टाइमिंग के डिफरेंसेस होते हैं, जो रिवर्स होते होते हैं फ्यूचर के अंदर। ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। यदि कोई डिफरेंस भविष्य में रिवर्स ही नहीं होने वाला तो वो टाइमिंग डिफरेंस ही नहीं है। और यदि वो टाइमिंग डिफरेंस नहीं है तो उसके ऊपर कोई डेफर्ड टैक्स नहीं बनेगा। जैसे आपने कोई पेनल्टी पे करी, एमएसएमई को लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट पे करा, तो जो उसके डिफरेंसेस आते हैं, वो डिफरेंसेस कैसे आते हैं? वो डिफरेंसेस ऐसे आते हैं कि जैसे आपने पेनल्टी पे करी तो आप अपने अकाउंटिंग P&L के अंदर उस पेनल्टी को खर्चा दिखाते हो, डेबिट करते हो। लेकिन सरकार आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करते वक्त वो पेनल्टी की कोई ट्रीटमेंट नहीं करने देती। वो कहती है इसे हटा दो अपने P&L से। तो एक P&L में तो पेनल्टी आ गई, दूसरे P&L में पेनल्टी उस साल में नहीं आई और भविष्य में आने भी नहीं वाली। तो यानी कि ये जो डिफरेंस है ये भविष्य में कभी रिवर्स नहीं होगा। तो क्योंकि ये रिवर्स नहीं होगा तो ये टाइमिंग डिफरेंस नहीं है और इस पे कोई भी डेफर्ड टैक्स की ट्रीटमेंट नहीं होगी। यदि ये डिफरेंस भविष्य में रिवर्स हो जाता, रिवर्स बोले तो कि भविष्य में ऐसा कोई साल आता जब पेनल्टी टैक्स में आती लेकिन इनका अकाउंट में नहीं आती, तो ये क्या बन जाता? टाइमिंग डिफरेंस बन जाता। और फिर उस पर हम डेफर्ड टैक्स बना करके चलते। आप डेफर्ड टैक्स बनाते कैसे हो? आप बनाते हो टाइमिंग डिफरेंस इनटू रेट ऑफ टैक्स। रेट ऑफ टैक्स क्या लेते हो? आप नॉर्मल लेते हो, मैट का रेट नहीं लेना। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट मैट, और आपको डिस्काउंट भी नहीं करना होता डेफर्ड टैक्स को। डेफर्ड टैक्स जो भी आपका अमाउंट आता है वो अनडिस्काउंटेड वैल्यू पे आता है। ठीक। अच्छा, डेफर्ड टैक्स की एंट्री जब आप क्रिएट करते हो डीटीए तो डेफर्ड टैक्स टू P&L अकाउंट, जब आप क्रिएट करते हो डीटीएल तो P&L अकाउंट टू डेफर्ड टैक्स। रिवर्सल ऑफ डीटीए में यही एंट्री रिवर्स हो गई, रिवर्सल ऑफ डीटीएल में ये वाली एंट्री रिवर्स हो गई। तो दीज आर द अकाउंटिंग एंट्री फॉर डीटीए डीटीएल। अच्छा, अब कब आपको डीटीए डीटीएल बनाना होता है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, क्योंकि डिफरेंस ये एक मैचिंग कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है AS 22 इज बेस्ड ऑन मैचिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि भाई मेरी अकाउंटिंग इनकम में और टैक्सेबल इनकम में क्या फर्क आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने 10 लाख की ही सेल करी तो आपकी अकाउंटिंग इनकम में भी 10 लाख का इनकम है, टैक्स की इनकम में भी 10 लाख की इनकम है। लेकिन आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट्स में लिया 5 लाख रुपए का, तो आपके अकाउंट की इनकम 5 लाख से कम हो गई। टैक्स में आपने डेप्रिसिएशन लिया सिर्फ 2 लाख रुपए का, तो टैक्स की इनकम 2 लाख से कम हो गई। तो टैक्स की इनकम क्या है? ज्यादा आ रही है अकाउंट की इनकम से। आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा, अपनी अकाउंट की इनकम को आपको बढ़ाना पड़ेगा। इनकम को बढ़ाने के लिए क्या करते हो? इनकम को बढ़ाने के लिए आप क्रेडिट करते हो। तो डेबिट किसको करोगे? डेबिट करोगे डेफर्ड टैक्स एसेट को, क्रिएट करोगे डेफर्ड टैक्स एसेट। और इनकम को करो, P&L को करोगे क्रेडिट, तो विट इज कॉल्ड क्रिएशन ऑफ डीटीए। वहीं ऑन द अदर हैंड 10 लाख की इनकम आपकी हुई, 10 लाख की इनकम आपकी टैक्स की हुई, टैक्स में भी वही रेवेन्यू गया।
अब आपने कोई ऐसा खर्चा करा जो P&L में यहाँ पे उसमें आया, प्रीपेड एक्सपेंस में आया, लेकिन टैक्स के अंदर वो अभी अलाउ हो गया, तो टैक्स की इनकम गिर गई, लेकिन अकाउंट की इनकम आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से कम गिरी। लेट्स से डिफरेंस इज ₹2 लाख, तो आपको अपनी टैक्स अकाउंट की इनकम को टैक्स के बराबर लाने के लिए कम करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप अकाउंट की इनकम को कम करोगे तो क्या करोगे, P&L अकाउंट को डेबिट करोगे और क्रिएट क्या करोगे, DTL। इसके पीछे पूरा कॉन्सेप्ट छिपा होता है, ये तो मैंने आपको स्टेप्स बता दिए आपके एग्जामिनेशन के लिए। इस एक्सरसाइज के पीछे पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको वो समझना है तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको वीडियोस मिल जाएंगी AS 22 की, जिसके अंदर अंदर एग्जांपल ले लेके समझा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, पेनल्टी, उन सब का कि ये क्या चीज है, तो आपको वहां से इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं टाइमिंग डिफरेंसेस के, जैसे कि डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 43B, डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32, अनअमोर्टाइज्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर अंडर 35D और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अंडर सेक्शन 72। जब आप बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करते हो तो भी वो डेफर्ड टैक्स एसेट को जन्म देता है, क्योंकि वो टैक्स की इनकम को कम कर देता है। परमानेंट डिफरेंसेस क्या होते हैं कि अगर आपने प्राइवेट ट्रस्ट को डोनेशन दी, कोई पर्सनल एक्सपेंस कर दिया, कोई भी ऐसा डिसअलाउंस ऑफ इनकम टैक्स जो कभी भी आपको अलाउ नहीं होगा। अगर आपको इनकम टैक्स ने कोई खर्चा डिसअलाउ कर दिया और वो कह रहा है कि ये भविष्य में कभी अलाउ नहीं होगा, इट विल नेवर बी अलाउड, तो वो क्या है, परमानेंट डिफरेंस की आइटम है। अच्छा, जब आप DTA बनाते हो तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। क्वेश्चंस व्हाइल क्रिएटिंग DTA, केस नंबर 1 क्या है कि कंपनी के पास कोई भी लॉसेस और अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन नहीं है, डज नॉट हैव, इसका मतलब कंपनी घाटे में तो नहीं जा रही। अच्छा, जब आप DTA बनाते हो ना, तो क्योंकि आप एसेट बना रहे हो तो हमें ये देखना होता है कि भाई भविष्य में ये एसेट हमें बेनिफिट दे भी पाएगी या नहीं दे पाएगी। तो इसलिए हम कंपनी की ओवरऑल पिक्चर को देखते हैं कि कंपनी भविष्य में बेनिफिट क्रिएट करेगी या नहीं करेगी, जिससे ये DTA सेटअप हो सके। तो अगर लगता है कि कंपनी बेनिफिट क्रिएट नहीं कर पाएगी तो हम हाथ जोड़ देते हैं और हम कहते हैं कोई DTA मत बनाओ, पर DTL नहीं, खाली DTA पे लगता है, कोई डेफर्ड टैक्स एसेट मत बनाओ। तो अगर कंपनी के पास कोई लॉसेस नहीं है तो इसका मतलब है, हो सकता है कि हाँ भाई कंपनी भविष्य में बेनिफिट जनरेट कर देगी, तो आपको रीजनेबल सर्टेनिटी देखनी होती है। रीजनेबल सर्टेन, अगर आपको रीजनेबली लग रहा है कि हाँ कंपनी बेनिफिट जनरेट कर देगी, तो यू आर फ्री टू क्रिएट DTA। केस नंबर 2, कंपनी के पास कोई लॉसेस और अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, यानी कि कंपनी वैसे ही गड्ढे में गिरी हुई है, तो और ज्यादा अब ये डाउट है कि वो भविष्य में बेनिफिट जनरेट कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो उस चीज को निश्चित करने के लिए कि ये बेनिफिट जनरेट कर पाएगी, आपको रीजनेबल सर्टेनिटी से ज्यादा काम करना पड़ेगा। उसको हम बोलते हैं वर्चुअल सर्टेनिटी विद कॉन्क्लूसिव एविडेंस। वर्चुअल सर्टेनिटी विद कॉन्क्लूसिव एविडेंस आपको देना पड़ेगा अगर वो ऑलरेडी लॉसेस के अंदर है, तो कि भाई ये चेक करने के लिए कि वो भविष्य में बेनिफिट जनरेट करेगी या नहीं करेगी। ये दोनों ही चीजें आपको किस संदर्भ में चेक करनी होती हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में चेक करनी होती हैं, वो है फ्यूचर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम विच सच DTA शैल बी सेट ऑफ। भाई आपको ये देखना होगा ना कि भाई रीजनेबल सर्टेनिटी भी और वर्चुअल सर्टेनिटी भी आपको क्यों, किस कॉन्टेक्स्ट में देखनी है, आपको इस कॉन्टेक्स्ट में देखनी है कि भाई कंपनी के पास फ्यूचर की वो टैक्सेबल इनकम आ जाए, जिससे हम अपना DTA जो आज क्रिएट कर रहे हैं उसको सेट ऑफ करा सके। पता चले भविष्य में कोई टैक्सेबल इनकम आई ही नहीं, और क्योंकि भविष्य में कोई टैक्सेबल इनकम आई नहीं तो हम अपना DTA सेट ऑफ ही नहीं करा पा रहे, क्योंकि खर्चा अलाउ ही नहीं हो रहा। समझ रहे हो, खर्चा जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया, सरकार ने आपको मना कर दिया, आपके अकाउंटिंग P&L में प्रोविजन आया, आपका प्रॉफिट खत्म हो गया, और लेकिन टैक्स वालों ने मना कर दिया, उन्होंने कहा काहे का तुम्हारा प्रोविजन, ऐसे की तैसे तुम्हारे प्रोविजन की हम नहीं कोई अलाउ करवाते प्रोविजन, तो उन्होंने अपने P&L में प्रोविजन डेबिट होने ही नहीं दिया, तो उनका प्रॉफिट कम ही नहीं हुआ, आपका अकाउंट का प्रॉफिट कम हो गया, टैक्स का प्रॉफिट अभी भी उतना ही है। तो आपने क्या करा, डेफर्ड टैक्स बनाने के लिए इसको बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए क्या करा, P&L को क्रेडिट, और डेबिट क्या करा, DTA को, क्रिएशन ऑफ DTA। तो DTA अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन सवाल ये दिक्कत आ गई कि कंपनी इतने घाटे में है कि कल को जब कंपनी को बेनिफिट ही नहीं होगा तो कि वो बैड डेट को अपने सेट ऑफ करा सके, कंपनी को इतनी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा ही नहीं बिजनेस करने पे कि वो अपने उस फ्यूचर के बैड डेट को, जिसके अगेंस्ट ये डेफर्ड टैक्स एसेट सेट ऑफ होगा,
वो उसको अलाउ करा सके। जैसे आपका अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन बच जाता है वो सब, तो वो सब आएगा ही नहीं। आपका बैड डेट डेबिट होगा, वो वैसे ही लॉसेस में आएगी, टैक्स बनेगा ही नहीं। बैड डेट का जो फायदा है कि टैक्स कम बनेगा, वो होगा ही नहीं, कंपनी वैसे ही घाटे में, कंपनी का माल ही घाटों में बिक रहा है। तो उसका मतलब आज फिर डीटीए बनाने का क्या फायदा। तो इसलिए हम कहते हैं कि आज आप डीटीए मत बनाओ जब तक आपको ये नहीं लगता कि वर्चुअल सर्टेनिटी है। फिर एक पॉइंट आता है टैक्स हॉलिडे का, तो वो कहते हैं कि डीटीए डीटीएल नहीं बनाना shall be calculated on those differences जो expected to reverse within the tax holiday period। इसका एग्जांपल कुछ ऐसा है कि मान लो आपका टैक्स हॉलिडे पीरियड चलना है 5 सालों तक, ठीक है। यहां पर जो डीटीए बना, जब वो यहां पर रिवर्स होगा, तो यहां पर तो कोई टैक्स ही नहीं बनना। सिमिलरली जैसा अभी हमने केस देखा, लॉसेस आ गए, टैक्स ही नहीं बनना। तो क्रिएट करके क्या करोगे जब रिवर्स ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि टैक्स बन ही नहीं रहा। तो वो कहते हैं कि अगर कोई टाइमिंग डिफरेंस यही ओरिजिनेट हुआ और इसी पीरियड में रिवर्स हो गया, तो इस पे डीटीए डीटीएल मत बनाओ। लेकिन यदि कोई डिफरेंस आपका यहां पर क्रिएट हुआ और आफ्टर टैक्स हॉलिडे पीरियड वो रिवर्स हो रहा है, तो इस पे डीटीए भी बनाओ और इस पे डीटीएल भी बनाओ। तो ध्यान रखना, वर्चुअल सर्टेनिटी वाला जो पॉइंट है वो सिर्फ डीटीए के लिए है, क्योंकि डेफर्ड टैक्स एसेट आप तब बनाते हो जब आपको फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम से बेनिफिट होने वाला होता है। डीटीएल के केस में वो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन टैक्स हॉलिडे वाला पॉइंट जो है वो डीटीए डीटीएल दोनों में एप्लीकेबल है। अच्छा, एक छोटी सी बात एग्जामिनेशन अप्रोच से रहती है कि भाई कब क्रिएशन होना है डीटीए का और कब एग्जिस्टिंग डीटीएल का रिवर्सल होना है। क्योंकि डेबिट तो आप कुछ भी कर सकते हो ना, आप ऐसे भी तो कर सकते हो डीटीए टू पी एंड एल। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये करें या डीटीएल जो एग्जिस्टिंग आ रहा है उसको करें, ये समझ नहीं आ रहा। तो देखो, आपको सवाल हिंट देगा कि भाई जो डीटीएल आ रहा है वो किसके कंटेक्स्ट में आ रहा है, वो किस आइटम के कंटेक्स्ट में आ रहा है, और वो डायरेक्ट हिंट नहीं होगा। आपका जो जनवरी का एक एमसीक्यू आया था एएस 22 के ऊपर ही, उसके अंदर भी वो हिंट था। आप चेक करना, वीडियो हमने ये चीज डिस्कस भी करी हुई है, अदरवाइज आप देखना। अगर आप उसके अंदर डेप्रिसिएशन पे पूरा का पूरा डीटीएल रिवर्स कर देते हो, तो जो नीचे वाली दो आइटम है जिन पे एक्चुअली में वो रिवर्सल हो रहा है, तो आपका जीरो बन जाता था डीटीएल। भाई आपका नेगेटिव थोड़ा ना आ जाएगा रिवर्सल। तो इसलिए वो इशारा था कि वो क्रिएशन करना है, रिवर्सल नहीं करना है। तो सवाल आपको वो हिंट देता है जिससे आपको वो पहचानना होता है। अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम देखेंगे, हम जनवरी वाला क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि वो हिंट आपको कैसे पहचानने होते हैं। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ एएस 22। अब जंपिंग करते हैं सीधा का सीधा सवालों के ऊपर। जिन बच्चों को सिर्फ कॉन्सेप्ट देखना था वो यहां तक ड्रॉप कर सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे सिर्फ सवालों के ऊपर, ठीक। चलो जी बढ़ते हैं सवालों की तरफ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम करेंगे वो जनवरी के अंदर जो आपका एमसीक्यू आया था एएस 22 पे, उसको देख करके चलते हैं। वहां से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी हमारे पॉइंट्स की। तो उन्होंने कहा था आपको कि उन्होंने 31 मार्च 2023 का आपको डेफर्ड टैक्स एसेट का बैलेंस दे रखा है 1,20,000 और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का बैलेंस दे रखा है 2,10,000, ठीक। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन जो हुई है 23-24 में हुई है, ये आपको ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं। पहला है डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड 12 लाख, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्ड 18 लाख। तो देखो जरा, डेप्रिसिएशन ये है अकाउंट की इनकम, ये है आपके टैक्स की इनकम। 12 लाख का डेप्रिसिएशन गया तो इतने से इनकम गिर गई, 18 लाख का गया तो इतने से गिर गई। अब आपको अपनी अकाउंट की इनकम को टैक्स के इनकम के बराबर लेकर आना है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो जब आप इसको कम करोगे तो क्या करोगे, पीएनएल को करोगे डेबिट, पीएनएल को कर दिया डेबिट। अब समस्या ये आ गई कि भाई साहब क्रेडिट में क्या लिखें, क्योंकि हमें बैलेंस तो दोनों के दे रखे हैं, डीटीए के भी दे रखे हैं, डीटीएल के भी दे रखे हैं। क्रेडिट में क्या लिखें, डीटीए लिखें। डीटीए लिखोगे तो ये हो जाएगा रिवर्सल ऑफ डीटीए, ये डीटीएल लिखोगे तो ये हो जाएगा क्रिएशन ऑफ डीटीएल। अगर आप रिवर्सल लिखते हो तो 6 लाख का डिफरेंस है, 20% का क्वेश्चन में टैक्स रेट है 1,20,000। तो अभी कितना आ रखा है डेफर्ड टैक्स एसेट 1,20,000, ये क्रेडिट हो जाएगा तो डेफर्ड टैक्स एसेट का बैलेंस कितना बचेगा इस एंट्री के बाद, जीरो। तो डेफर्ड टैक्स एसेट जीरो हो जाएगा। अब ये हमारे पास एक कंफ्यूजन है। तो मैं आपको जो हिंट की बात कर रहा था ना कि वो हिंट दे रखा होता है, तो देखो कैसे दे रखा होता है हिंट। अब जरा पढ़ो 4th नंबर का पॉइंट। वो कहता है एम्प्लॉयर पीएफ कंट्रीब्यूशन एक्सपेंस डिसअलाउड फॉर टैक्स पर्पस इन 22-23। बस इतना रुक जाओ, 22-23 में वो डिसअलाउ हुआ था। तो जब 22-23 में वो डिसअलाउ हुआ होगा तो आपने पीएफ कंट्रीब्यूशन, ये है अकाउंट की इनकम, ये है टैक्स की इनकम, आपने इस कंट्रीब्यूशन को अकाउंट में डाला होगा, कम कर दिया। टैक्स में डिसअलाउ हो गया, ये कम ही नहीं हुआ, तो टैक्स की इनकम एज इट इज रही।
इसको बढ़ाया होगा आपने 22-23 के अंदर। बढ़ाने के लिए क्या करा होगा, पी एंड एल को क्रेडिट, डेबिट किसको करा होगा, डेफर्ड टैक्स एसेट को। यानी कि 22-23 के अंदर आपने डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट करके पी एंड एल को क्रेडिट कर दिया होगा। अब जब 23-24 में ये अलाउ हो गया तो 23-24 की पिक्चर क्या है, अब ये खर्चा अकाउंट के इनकम में तो नहीं आ रहा लेकिन टैक्स में आ गया, तो टैक्स की इनकम गिर गई। अकाउंट के इनकम को टैक्स के इनकम लाने के लिए कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए क्या करोगे, पी एंड एल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट किसको करोगे, जो पहले डीटीए बना रखा था। इसने तो साफ साफ बता दिया ना 22-23 की इंफॉर्मेशन देके कि भाई बना रखा है पहले, तो रिवर्सल ही करो। तो जैसे ही आप यहाँ पे 2 डीटीए लिखोगे, पी एंड एल अकाउंट डेबिट 2 डीटीए लिखोगे, ये रहा पी एंड एल अकाउंट डेबिट 2 डीटीए लिखोगे तो आपका आएगा ये 16,400। अगर आपने डीटीए यहां पे रिवर्स कर दिया तो 1,20,000 तो जीरो हो गया। तो फिर इसका रिवर्सल कैसे करोगे, जीरो से नेगेटिव थोड़ा ना कर दोगे। तो ये एक हिंट है, ये क्या है, एक हिंट है कि भाई साहब ये जो है यहाँ पे डीटीए रिवर्सल नहीं है, यहाँ पे डीटीएल क्रिएशन है। यहाँ पे क्या है, डीटीएल क्रिएशन है। देयरफॉर यहां पर डीटीएल क्रिएट करना पड़ेगा आपको 1,20,000 रुपए का। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट पेड अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स ऑन अक्रूवल बेसिस बट पेड ऑन 15 मई 2024। तो इंटरेस्ट के लिए आपको पता होगा अगर डेट ऑफ फाइलिंग से पहले आप पे कर देते हो तो तब भी वो अलाउ हो जाता है। तो ये अकाउंट में भी अलाउ हो गया, टैक्स में भी अलाउ हो गया, दोनों इनकम बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो 4.5 लाख रुपए पे नो डीटीए डीटीएल। फिर आता है एम्प्लॉयर पीएफ कॉन्ट्रिब्यूशन, तो हमने कर लिया। अनअमोटाइज प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर एज पर टैक्स रिकॉर्ड। भाई टैक्स के अंदर कुछ खर्चे अनअमोटाइज आ रहे हैं, अकाउंट के अंदर पहले ही हो चुके होंगे अमोटाइज, तो अकाउंट की इनकम गिर गई होगी और टैक्स की इनकम अभी भी कम रेट पे गिरी होगी। तो बढ़ाना है अकाउंट के इनकम को, बढ़ाने के लिए क्या करोगे, पी एंड एल को क्रेडिट करोगे और डेबिट किसको करोगे, डीटीए को डेबिट कर दोगे। फिर डोनेशन जो है परमानेंट डिफरेंस है, प्राइवेट ट्रस्ट की डोनेशन है, नेवर अलाउड, तो हेंस नो डीटीए डीटीएल। तो इस तरीके से आपको हिंट को आइडेंटिफाई करना होता है अपने सवाल के अंदर कि क्या डीटीए बनाए या डीटीए रिवर्स करे। कुछ और क्वेश्चंस भी देखते हैं अपने क्वेश्चन बैंक से। तो देखो ये वाला टाइप का क्वेश्चन तो आपने कर लिया, कुछ अच्छा क्वेश्चन ये रहा, मैट वाला देखते हैं भाई। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल ऑफ ए लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001 कैलकुलेट द डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी एज पर एएस 22 एंड अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स टू बी डेबिटेड टू पी&एल अकाउंट फॉर द ईयर। अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है, 6 लाख रुपए का। बुक प्रॉफिट एज पर मैट कितना है, 3.5 लाख रुपए का। प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स कितना है, 60,000। टैक्स रेट और मैट रेट आपको दे रखा है। मैंने आपको कहा था मैट रेट को इग्नोर कर देना। करंट टैक्स का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, करंट टैक्स का मतलब मैंने आपको बताया था जो भी आप कानून के हिसाब से टैक्स पे करते हो। मुझे जरा बताओ यहां पर आप कानून के हिसाब से जो आपका इनकम टैक्स लॉ है उसके हिसाब से क्या टैक्स पे करोगे, वो कहते हैं टैक्स एज पर मैट और नॉर्मल प्रोविजन विच एवर इज हायर। तो मुझे जरा बताओ टैक्स एज पर मैट कितना आएगा, टैक्स एज पर मैट आएगा 3.5 लाख का 7.5% इंटू 7.5%, 26,250। और नॉर्मल प्रोविजन पे आएगा 60,000 का 20%, 12,000 विच एवर इज हायर। तो करंट टैक्स आपका क्या आ गया, 26,250। यहीं तक था मैट का रोल, अब मैट को भूल जाओ। अब मुझे जरा बताओ अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है, 6 लाख का। इनकम टैक्स का प्रॉफिट है 60,000 का। अकाउंटिंग को इसके नीचे लेके जाना है, कम करना है। कम करने के लिए प्रॉफिट को क्या करोगे, पी एंड एल अकाउंट डेबिट और क्रिएट करोगे डीटीएल। कितने का डिफरेंस है, 6 लाख माइनस 60,000, 5,40,000 का 20%। मैट का रेट नहीं लेना, 20%, 1,08,000। तो 1,08,000 से आपका डीटीएल आएगा। तो आपका टोटल टैक्स एक्सपेंस कितना आएगा, जो आपने एज पर करंट टैक्स पे करा 26,250 प्लस 1,08,000। तो 26,250 प्लस 1,08,000 इज इक्वल टू 1,34,250। तो दिस इज हाउ यू डील विद मैट इन योर क्वेश्चन। फिर उसके बाद बाकी सब चीजें ना आपने एक्चुअली में कर रखी है, हमने जो वो एग्जाम्पल करा उसमें वो सब चीजें कवर हो गई। मैं देख रहा हूँ कोई बढ़िया पॉइंट अगर मिल जाए तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। ये देखो जी क्वेश्चन नंबर 10, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज फर्निश्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ स्लेट लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स कितना है, 2,80,000। डेप्रिसिएशन फॉर टैक्स पर्पस कितना है, 1,90,000। द अबव डेप्रिसिएशन डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन ऑन न्यू एडिशन। ठीक है,
A new machinery purchase on 1/4/18 costing 1,20,000 on which 100% depreciation is allowed in the first year for tax purpose, whereas state line method is considered appropriate for accounting purpose with a life estimation of 4 year. कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 6,40,000 का बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस, कॉर्पोरेट टैक्स रेट है 40%। आपको डिटेल की बातें बतानी है। तो मुझे जरा बताओ टैक्स पर्पस के हिसाब से डेप्रिसिएशन कितना होगा। टैक्स में डेप्रिसिएशन आएगा 1,90,000 का प्लस 1,20,000 का, यही तो आएगा 1,90,000 प्लस 1,20,000, 3,10,000 का डेप्रिसिएशन आएगा आपका टैक्स के अंदर। अकाउंट में आएगा 2,80,000 प्लस 1,20,000 को 4 सालों में करना है 30,000, तो 2,80,000 प्लस 30 इज इक्वल टू 3,10,000। इसका मतलब अकाउंट की इनकम और टैक्स की इनकम दोनों बराबर है, ये भी 3,10 से गिरी, ये भी 3,10 से गिरी, तो देयर इज नो डीटीए डीटीएल। ओनली थिंग क्या आएगी, करंट टैक्स। ये मत भूल जाना भाई, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स अलग अलग है। टोटल टैक्स एक्सपेंस इज इक्वल टू करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स 0 है, करंट टैक्स तो होगा। करंट टैक्स कैसे निकालोगे, 6,40,000 माइनस 3,10,000। 6,40,000 का आपका रेवेन्यू था, ये रहा 6,40,000 माइनस ये रहा, यहां पे देखो मैंने टैक्स का पीएनएल भी बना रखा है, माइनस 3,10,000 इंटू 20%, 20% 40%, सॉरी 40%, तो 1,32,000 का आपका करंट टैक्स आ गया। ये रहा 1,32,000 का आपका करंट टैक्स आ गया। 6,40,000 में से अकाउंट का डेप्रिसिएशन है 3,10,000, वो बाई चांस दोनों सेम है तो इसलिए 3,10 लिख दिया। ये है अकाउंट का डेप्रिसिएशन माइनस करा और माइनस कर दिया करंट टैक्स, तो मेरा क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये एक बढ़िया सवाल था। बाकी तो आप कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस एक चीज कर लो, टैक्स हॉलिडे वाली। Beta Limited is a full tax-free enterprise for the first 10 years of its existence and in the second year of operation. Depreciation timing difference resulting in tax liability in year 1 and 2 is 1,000 lakh and 2,000 lakh। कहता है तो टाइमिंग डिफरेंस है ईयर 1 और 2 का, वो है 1,000 lakh और 2,000 lakh। From the third year, it is expected that timing difference would reverse each year by 50 lakh, assuming tax rate of 40%, you are required to compute the deferred tax liability। तीसरे साल से 50-50 लाख करके वो रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। 10 सालों तक वो आपकी है टैक्स हॉलिडे, टैक्स फ्री एंटिटी, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो मुझे बताओ 30 थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, टोटल 8 सालों तक 50-50 लाख रिवर्स होंगे। 50 इंटू 8 400 लाख रिवर्स हो जाएंगे। तो यानी कि जो 1,000 लाख क्रिएट हो रहे हैं उसमें से 400 लाख तो टैक्स हॉलिडे में ही रिकवर हो जाएंगे। तो 1,600 लाख प्लस 2,000 लाख, 3,600 लाख पे ही आप क्या बनाओगे, अपना डेफर्ड टैक्स बना करके चलोगे। 3,600 लाख पे ही आप अपना डेफर्ड टैक्स बना करके चलोगे। ये लिखा यहाँ पर देखो, यहाँ पे कर भी रखा है भाई। 1,000 क्रिएट हुआ, 2,000 क्रिएट हुआ, फिर उसके बाद ये 50-50 रिवर्स होने लग गया। ये जो 50 रिवर्स हुआ है इसमें से हुआ है, तो आपका 400 तो निकल गया, तो बच कितना गया, 1,600 और 2,000। 1,600 और सॉरी 600, मैं गलत कर गया कैलकुलेशन, 600 और 2,000 तो 2,600। 2,600 और पे आपका डेफर्ड टैक्स बनेगा, वो मैंने गलती से 2,000 में से माइनस कर दिया, तो 2,600 और पे आपका डेफर्ड टैक्स बनेगा। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैपिटल गेन का। तो भाई जिस हिसाब से आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट रिकवर होने वाले होते हैं उसी हिसाब से आप टैक्सेबल रेट लेते हो। तो जैसे यहां पर देखो, एबीसी लिमिटेड कंपनी लिमिटेड हैड एन इन्वेस्टमेंट इन द वेंचर कैपिटल अमाउंटिंग टू ₹10 करोड़। उन्होंने ना इन्वेस्टमेंट कर रखी है 10 करोड़ की। वेंचर कैपिटल इन टर्न हैड इन्वेस्टेड द बिलो पोर्टफोलियो ऑफ द कंपनी। उसका जी स्टार और सोनी, उसने यहाँ पे पैसा लगा रखा है टोटल 10 करोड़। ड्यूरिंग फाइनेंशियल 19-20 वेंचर कैपिटल हैड सोल्ड देयर इन्वेस्टमेंट इन स्टार लिमिटेड and realize an amount of 8 crore from the sale of Star Limited. An entire proceed of 8 crore have been transferred by venture capital to ABC Limited. अब ABC Limited तो ऐसा तो नहीं बोल सकता ना कि 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे 8 करोड़ की रिटर्न ऑफ इनकम हो गई। तो ये क्या होती है, ये होती है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमने जब AS 13 करा था तो हमने डिस्कस भी करा था कि क्या होती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और क्या होती है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ABC लिमिटेड कहेगा मेरे पे 10 करोड़ का कुछ हिस्सा वापस आ गया, तो वो एंट्री क्या करेगा, वो करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। ये रही वो एंट्री, रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो उसने अपने P&L पे कोई इंपैक्ट नहीं लिया। बात कर लेते हैं टैक्स की।
8 करोड़ हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज एट ईयर एंड एंड इट्स 2 करोड़। वो कह रहे हैं भाई 8 करोड़ हमने अपनी इन्वेस्टमेंट से माइनस कर दिए अकाउंट्स के अंदर और अब हमारी कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा है, 2 करोड़ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी ने कैपिटल गेन टैक्स पे करा है 20% ऑन द नेट सेल कंसिडरेशन ऑफ 4 करोड़। 4 करोड़ की जो नेट कंसिडरेशन आई, कैसे आई, स्टार लिमिटेड बेची थी, 4 करोड़ की थी, 8 करोड़ में बेची थी, तो 4 करोड़ का नेट आया, उसका 20% इन्होंने टैक्स पे कर दिया। क्या ये एक टाइमिंग डिफरेंस है? यस, ये एक टाइमिंग डिफरेंस है। कैसे? जब आप, क्योंकि अब आपकी ना अकाउंट की वो कम आ रही है कैरिंग वैल्यू, तो जब आप अपने अकाउंट वाली इनकम को रिकॉग्नाइज करोगे, जब यानी कि जब आप अकाउंट में गेन लॉस रिकॉग्नाइज करोगे तो वो ऑटोमेटिकली ज्यादा आएगा, तो तब ये रिवर्स हो जाएगा, तो इसलिए ये एक टाइमिंग डिफरेंस है। बट उसने एक पॉइंट आपको दिया है, ड्यू टू कोविड-19 द रिमेनिंग स्टार्टअप ऑस्कार जी और सोनी are not performing well and will soon wind up their operation. Then venture capital is monitoring the situation and if required they will provide impairment loss in June 2020 quarter. इसका मतलब there is no future economic benefit। पहले ये देख लेते हैं कि बनेगा क्या। भाई अकाउंट की इनकम पे तो कोई फर्क नहीं आया, लेकिन टैक्स की इनकम बढ़ गई है आपकी, 4 करोड़ से नेट पे टैक्स की इनकम बढ़ गई, तो आपको अकाउंट की इनकम भी बढ़ानी पड़ेगी। जब आप अपने अकाउंट की इनकम बढ़ाओगे तो क्या करोगे, पीएनएल को क्रेडिट और डेबिट किसको करोगे, डेफर्ड टैक्स एसेट को डेबिट करोगे। ये जो डेफर्ड टैक्स एसेट निकालोगे ये किस रेट पे निकालोगे, ये निकालोगे कैपिटल गेन के रेट पे। जिस रेट पे कैपिटल गेन टैक्सेस होते हैं उस रेट पे निकालोगे। नंबर 2, फिर उसके बाद उसने आपको एक पॉइंट दे दिया कोविड-19 वाला। अब ये जो कोविड-19 वाला उसने आपको पॉइंट दिया है, इसका का मतलब क्या है कि भाई डीटीए पे कॉशन उसने दे दिया कि हम हो सकता है ये डीटीए रिकवर ही ना कर पाए क्योंकि कंपनियां चल ही नहीं रही, क्योंकि आप रिकवर नहीं कर पाओगे तो आप ये डीटीए रिकॉग्नाइज भी नहीं करके चलोगे। तो देयर इज नो रिकॉग्निशन ऑफ डीटीए इन दिस सिनेरियो। ठीक, आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। इसके अलावा और कोई ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, जस्ट वन एक क्वेश्चन मेरे को आपके साथ डिस्कस करना है, वो है आपका आरटीपी का क्वेश्चन जिसमें चेंज इन रेट था। तो हम एक बार वो चेंज इन रेट वाला क्वेश्चन भी करके चलेंगे। चलो जी, मिल गया क्वेश्चन। AS 22 का एक क्वेश्चन आया था, ये भी बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था। तो एबीसी लिमिटेड प्रिपेयर इट्स अकाउंट्स एनुअली ऑन 31 मार्च, ये आरटीपी का क्वेश्चन है। ऑन 1 अप्रैल 2022 इट परचेज अ मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ 1.5 लाख। द मशीन हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 3 years and an expected scrap value of 0. Although it is eligible for 100% first year depreciation allowance for tax purposes, the SLM is considered appropriate for accounting purposes. ABC Limited has profit before depreciation and taxes 2 लाख each year and corporate tax rate is 40%। ठीक है, तो बेसिकली 1.5 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी जिसकी 3 साल की यूजफुल लाइफ है, तो 50-50 हजार का डेप्रिसिएशन आपने अकाउंट्स में लिया, लेकिन 100% डेप्रिसिएशन आपको टैक्स में मिल गया, तो 1.5 लाख का ही डेप्रिसिएशन पहले साल ही मिल गया। द परचेज ऑफ मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ 1.5 लाख इन 2022 गिव राइज टू अ टैक्स सेविंग ऑफ 60,000। कॉर्पोरेट टैक्स रेट assumed to be same in each year. Calculate deferred tax and pass necessary journal entry. What will be the amount of deferred tax is substantially enacted at rate of 22, 23, 24, 40, 35 और 38। तो अगर रेट सब्सटेंशियली चेंज होने लगता है तो हमें अपने डेफर्ड टैक्स का कैरिंग वैल्यू को भी चेंज करना पड़ता है। तो सबसे पहले विदाउट चेंज वाला पार्ट देखते हैं कि वो कैसे करेंगे। तो आपका प्रॉफिट जो है, सबसे पहले पीबीटी लिखोगे कि आपका पीबीटी कितना है और आपका टाइमिंग डिफरेंस पहले साल कितना आ गया, 1 लाख रुपए का आपका टाइमिंग डिफरेंस आ गया। देखो जी, आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा 200 200 200, डेप्रीसिएशन आपने 1.5 लाख की मशीन खरीदी, 3 साल की लाइफ है, तो 50-50 का डेप्रीसिएशन, ये आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1.5 लाख रुपए का। ठीक, फिर उसके बाद करंट टैक्स की अगर मैं बात करूं तो जब टैक्स के अंदर भी 2 लाख का प्रॉफिट आएगा, लेकिन 1.5 लाख रुपए का आपका क्या, मशीनरी का 100% डेप्रीसिएशन माइनस हो जाएगा। ये 2 लाख रुपए बिफोर डेप्रिसिएशन है, इसलिए पूरा 1.5 लाख माइनस कर दिया, तो 2 लाख माइनस 1.5 लाख, इतने पे टैक्स लगेगा, तो टैक्स आएगा आपका 20 लाख रुपए का। अकाउंट डेफर टैक्स की बात कर लेते हैं। 50 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन आपने अकाउंट में डाला, 1.5 लाख का टैक्स में डाल दिया, तो टैक्स की इनकम कम हो गई। आपको अकाउंट की इनकम भी क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी मैच करने के लिए। कम करने के लिए क्या करोगे, पीएनएल अकाउंट को डेबिट और क्रिएट करोगे क्या, डीटीएल, कितने पे, 50 माइनस 150, 100 पे क्रिएट करोगे 40%, 40 लाख रुपीस का डीटीएल, ये रहा 40 लाख रुपीस का डीटीएल। टोटल टैक्स एक्सपेंस आ गया 60, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा, 150 माइनस 60, 90, नेट टाइमिंग डिफरेंस हमारा आया था 100, और डेफर टैक्स लायबिलिटी का बैलेंस कितना आ जाएगा 40 का। ठीक, क्योंकि यही आपने क्रिएट करा। इसकी एंट्री क्या करोगे, इसकी एंट्री करी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीटीएल।
नेक्स्ट ईयर भी आपने 200 का ही प्रॉफिट कमाया, डेप्रिसिएशन 1.5 लाख वाली मशीन का लगेगा 50, 150 आ जाएगा। टैक्स पे क्या इंपैक्ट आएगा, अब 200 का खर्चा आया टैक्स के अंदर, लेकिन डेप्रिसिएशन तो आपने पूरा ही ले लिया, तो इस बार टैक्स पूरे 200 पे लगेगा, तो 200 का 40% 80। डेफर टैक्स की बात कर लेते हैं, आपका अकाउंट्स के अंदर आया 50 लाख का डेप्रिसिएशन, टैक्स में आया ही नहीं, तो आपको बढ़ाना पड़ेगा अकाउंट्स को। बढ़ाने के लिए क्या करोगे, पीएनएल को क्रेडिट, डेबिट किसको करोगे, जो पुरानी डीटीएल बना रखी थी उसका रिवर्सल, तो डीटीएल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने पे, 50 माइनस 0 इंटू 40%, 50 माइनस 0 इंटू 40% करोगे तो 20 आ जाएगा। टोटल टैक्स एक्सपेंस आपका कितना आया, 80 माइनस 20 60, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 90। नेट टाइमिंग डिफरेंस कितना बचा भाई, 50 और 0, तो आपका नेट टाइमिंग जैसे उसमें बचा था 1 लाख, कैसे 1.5 लाख माइनस 50,000 1 लाख, इस बार कितना बचा 50 माइनस 0, 50 का नेट टाइमिंग डिफरेंस बचा। और डेफर टैक्स लायबिलिटी कितने की बची आपकी, आ कितने की रही थी 40 की आपकी आ रही थी, 20 की रिवर्सल हो गई तो 20 की बची। ये ऐसे भी निकल सकता है, 50 की थी, 40% का रेट था तो 20 की बची। जनरल एंट्री देख लेते हैं, तो पहले आपने एंट्री करी करंट टैक्स की, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू करंट टैक्स 20,000 रुपए पहले साल, फिर आपने क्रिएट करा डीटीएल 40,000 रुपए का, अगले साल आपने करंट टैक्स पे करा 80,000 का और डीटीएल को रिवर्स कर दिया 20,000 रुपए का, फिर अगले साल यही चीज हुई होगी, 80,000 रुपए का करंट टैक्स पे करा और डीटीएल को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। अब जब आपका रेट सब्सटेंशियली इनेक्टेड रेट बदल गया, पहले 40 था, उसने बोला अब कितना हो गया था, कहां का क्या कहा, 35 और 38 हो गया था शायद, जहां तक मुझे याद है, यहाँ सॉल्यूशन में भी लिखा होगा, हाँ ये 35 और 38 हो गया था। तो आपको ये देखना है 2023 के अंदर आपका नेट टाइमिंग डिफरेंस कितना आ रहा था, 50 लाख रुपीस आपके अकाउंट्स में आ रहे थे और टैक्स में थे 0, तो नेट कितना आ रहा था 50 लाख। इस पे अगर आप करंट टैक्स जो इनेक्टेड रेट है वो लगा दोगे 35 का, तो कितना का डेफर टैक्स आना चाहिए 17,500 का। अगला का तो टाइमिंग डिफरेंस 0 था, तो अमाउंट भी कितना आएगा 0। तो अब आपका डेफर टैक्स आना चाहिए कितने का, 17,500 का। आपका डेफर टैक्स का बैलेंस आ कितने का रहा था, आपका डेफर टैक्स का बैलेंस एंट्री के बाद आ रहा था 20,000 रुपए का, आना कितने का चाहिए था 17,500, तो 2,500 रुपए एडिशनल आपको चेंज इन रेट की वजह से चार्ज करने पड़ेंगे। तो इस साल आप अपने पीएनएल में कितना चार्ज करोगे, 20,000 प्लस 2,500, 22,500 आप इस साल अपने पीएनएल में चार्ज करोगे। तो ये रही उसकी एंट्री 22,500 की। फिर उसके बाद अगला बार तो आपका 0 हो गया, अब आपका बैलेंस कितना आ रहा होगा, क्योंकि आपने एडिशनल 2,500 चार्ज कर दिए, तो वो आ रहा होगा 17,500, इसी को आप रिवर्स कर दोगे 17,500 को। तो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन टू बी सॉल्व। ये 2 अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे पास में, तो हमने उसको भी पकड़ लिया। अगर आपको और क्वेश्चन देखने हैं इन डेप्थ जो हमने प्रैक्टिस में करे होंगे, तो वो आपको इसी प्लेलिस्ट में प्रैक्टिस के नाम से वीडियो मिल जाएगी, आप उसको देखिए। उसके अंदर हमने और भी डिटेल में क्वेश्चन करे हैं। ये एक एग्जामिनेशन वन शॉट वीडियो थी, तो इसके अंदर हमने पूरे कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस के साथ उसको कवर करने की कोशिश करी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ऐसे ही वन शॉट रिवीजन लाते रहेंगे सीए इंटरमीडिएट के लिए। गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।